जय क्या हुआ। बैठे बैठे नींद आने लगी भैया। टाइम से क्लास ना शुरू हो तब बैठे बैठे नींद आने लगती है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार गाइस। स्वागत है गाइस आप सभी का टू दिस चैनल, सॉरी दिस प्लेटफॉर्म। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेक्चर की, दैट इज लेक्चर नंबर 2। आईटीएफ का लेक्चर है गाइस। गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है गाइस, एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूं, उसमें सारे ऐसी ही बात करते हैं जितने भी होते नहीं। गाइस गाइस आ जाइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस, देखो भगवान भी मिरेकल करवाना चाहता है मुझसे। कल मैंने बोला था कि 2 दिन के लिए मैं अब एक्सटेंशन नहीं करूंगा, तो मेरी क्लास ही बीच में सैंडविच हो गई। आज कैसे एक्सटेंड कर पाऊंगा, है ना। ऊपर से भाई साहब, अरे बाबा जी जो है भाई, आराम से बैठा है आदमी, रिलैक्स। यहां पर एंटी बॉन्डिंग नहीं होगी। अरे सर एंटी बॉन्डिंग छोड़ो, आगे जो अगला बेचारा वो आईटीएफ लिए खड़ा है, उसमें उसमें भी तो कोई बॉन्डिंग होने दो, है ना। चीटिंग? अरे मैंने क्या चीटिंग करी भाई, मैंने क्या चीटिंग करी। अगर तुम आज शाम को 7 बजे भी कक्षा ज्वाइन करते तो भी एक्सटेंशन नहीं होता, अब भी एक्सटेंशन नहीं होगा। हाँ, मैं आपको 1 घंटे 35 मिनट या 40 मिनट पढ़ाऊंगा बस। मैंने चीटिंग नहीं की है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगली क्लास सलीम सर की है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे पास मैसेज आया था कि क्या आप पहली क्लास ले सकते हैं, सलीम सर आखिरी क्लास ले पाएंगे। तो अपने तुम बोलते हो भैया दिल दरिया और बाकी सब समंदर है ही, तुम जानते ही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खेलने जीने तो जिंदगी इनको भी अपनी अपनी, है ना। बहुत बढ़िया। ओ अच्छा, कुछ वैसे भी तो होंगे। सर हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं। अचानक से आज कहां से आगे सर, आप कहां टपक पड़े एकदम सामने, है ना। सलीम सर एक्सटेंड करेंगे? है, सलीम सर क्यों एक्सटेंड करेंगे भाई? बहुत बढ़िया, सलीम सर एक्सटेंड करेंगे तो करने दो, कोई बात नहीं। अब ये देखो यार, मैं अब किसी खुद का एक्सटेंशन मैं कंट्रोल कर सकता हूं, किसी और का एक्सटेंशन मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये क्या है भाई, बर्थडे? एक सेकंड, एक तो थोड़ा धीरे लिखो, मेगा आंखें ट्यूबलाइट फंक्शन बना देते हो। मैं वो जो स्पीड है वो मैच नहीं कर पाता यार, क्या लिख रहे हो। वो 11 बजे तक पढ़ाएंगे, वो उनकी टेंशन है भैया, तुम एकदम लौट जाना। बोले नहीं पढ़ेंगे सर, बंद कीजिए क्लास प्लीज, लेट अस गो। हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे नहीं है बेटा अभी, टीके सर बर्थडे। अच्छा अब समझ में आई, ये बात इतनी तेज स्पीड चल रही थी। टीके सर बर्थडे, वेरी गुड। लेट मी चेक, मजे तो नहीं ले रहे हो ना। अ, अ, वाह, कैसे चेक किया जाएगा, कैसे पता चलेगा मतलब। कैसे पता चलेगा बेटा? कॉल करके पता चलेगा? एक सेकंड, पुरानी पोस्ट कोई अगर डली हो, चलो सीधा फोन ही कर दिया जाए। फोन उठा ले तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड रुक जाओ, अरे रुको ना भाई। हेलो नमस्कार सर। हेलो हेलो, नमस्कार सर, हैप्पी बर्थडे। सर आज सच में जन्मदिन है क्या आपका? बच्चे क्या है अभी लिख रहे थे। अरे वाह सर, मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही तो विश किया था, जब आप निकल गए थे रात को, कि बोले सर मैं तो आ गया हूं, या उसको इस बात को 1 साल हो गया। अरे यार सर, हाँ जी जी जी, ठीक है सर। मैं अभी लक्ष्य जेई बैच में हूं, और सभी बच्चे आपको सर बर्थडे विश कर रहे हैं, और मैं फोन अब स्पीकर पे डाल रहा हूं।
तो उसके बाद में मतलब जो भी बातें होंगी वो बच्चे सुन पाएंगे। ठीक है, ठीक है। सर अब आप लाइव हो एकदम, बच्चे सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सबसे पहले तो। और 1 साल हो गया उस बात को जो आप अभी हम डिस्कस कर रहे हाँ थे। जी। पता ही नहीं लगा कब 1 साल निकल हाँ गया, है ना? मुझे मुझे पहले इन्होंने बोला ना कि बर्थडे है, मुझे लगा यार कल परसों की तो बात है जब मैंने बर्थडे विश किया था, अब याद आया कि 1 साल हो गया है जी। हाँ, चलिए सर, बच्चों को भी बहुत बहुत थैंक यू, सभी बच्चों से आपने बात करवा दी, अरे सर ताकि कैसी आज बात कर दी, ये कई उनसे बार अच्छे बोलते भी रहते बात हैं कर कि पाएंगे। टीके सर को फोन करो, टीके सर को फोन करो। आज मैंने हाँ, कहा फिर शुभ दिन है, कर ही लेता हूँ। नहीं नहीं सर, बढ़िया है। ये बच्चे 11वीं में कुछ ऐसे होंगे ना जो मुझसे भी पढ़े थे, कुछ तो आपसे पढ़े ही हैं। नहीं नहीं और सर, इनको मैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हर बार यही बोलता हूँ, सचिन सर को फॉलो करो, बिल्कुल चैंपियन बनोगे और 12th अरे में सर आईआईटी निकालोगे। नहीं नहीं सर, है ना? ये तो आपका हाँ। बड़प्पन है। अरे बट नहीं हाँ नहीं नहीं, सर। अच्छे बच्चे हैं सर, अच्छे बच्चे हैं, जैसे जितने लक्ष्य मैंने पढ़ाए हैं अगर मैं हाँ कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ सर, मुझे भी यही लगा। इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो जिन्हें टफ से टफ क्वेश्चन में, जो वरुण बैच में जो क्वेश्चन देता था ना उस टाइम, हाँ वो मैंने 11th में दे देता था। तो ये हाँ वो भी कई बार होमवर्क में कर लाते थे, कई बच्चों के मैं सोल्यूशन देखता था, जी ये जी। होमवर्क में कर लाते थे। बढ़िया बच्चे हैं सर, इनको अगर लेके जाएंगे अंडर 100 रैंक निकालेंगे इनमें से बच्चे काफी 100% सर, सारे। 100%। हाँ। बच्चों की सर चलिए सर। हैप्पी बर्थडे की स्पीड बहुत तेज चल रही है, बीच में पार्टी की भी एक डिमांड आ रही है सर छोटी सी बच्चों की तरफ से, और साथ में मेरी भी बिल्कुल। फाइल उसमें साथ में समझो आप। पार्टी तो सर अभी आप ही को देनी पड़ेगी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं तो नोएडा उधर हूँ नहीं। जी जी सर, चलो ठीक है, मैं आपकी तरफ से मतलब आप बजट अप्रूव कर देना, मैं पार्टी का प्रॉमिस कर अरे देता सर, हूँ। बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप करवाओ पार्टी, करेंगे, नहीं मजा नहीं, आएगा। जी जी सर, जी ठीक है सर। सर। ओके सर, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सचिन सर, सभी बच्चों को भी बहुत बहुत थैंक यू। जी जी सर, मैं आपका थैंक यू ओके पहुंचा सर। देता हूँ उनको। ओके सर, ओके 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 ओके। सर ओके। मुझे इस बात पे पता है डाउट क्यों हुआ कि तुमने बोला हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल परसों की बात मुझे ऐसे, कल परसों नहीं मतलब 2-2.5 महीने पहले की बात याद आती है कि सर का बर्थडे था, मैंने विश किया, और ऐसा था कि 10 मिनट पहले हम साथ में थे, मेरे दिमाग में था विश करना है, बट मैं उतर के गाड़ी में आ गया और पीछे से मतलब सर भी कहीं चले गए, तो मैंने फिर फोन किया जब निकल गए, मैंने कहा सर आप कहां पर हो, आपका बर्थडे है, मैं भूल गया यार, सुबह से तो याद था। तो सर बोले कि मैं निकल गया, और मुझे वो इंसिडेंट याद था, और मुझे लगा कि उसको 2-3 महीने तो हुए उस बात को यार, बट वो बात है पिछले साल जेई एडवांस के रिजल्ट सेलिब्रेशन की। हाँ ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। समोसा पार्टी भाई मेरी तरफ से तो एक हो चुकी है, वो मैं झेल जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, 40 लाख का बजट निकला था। दूसरा, अब उनको पता नहीं किस बात पे हाँ भरी है, उनको थोड़ी पता है कि कितने लोग हैं और 20-20 रुपए 40 रुपए का एक 40 लाख रुपए का प्रोग्राम है। तो उनका भी एक अप्रूव हो गया भाई, ठीक है, समोसा पार्टी। नहीं नहीं नहीं, वो पिछले साल जेई एडवांस रिजल्ट सेलिब्रेशन की बात है, इस साल की नहीं, पिछले साल जेई एडवांस रिजल्ट सेलिब्रेशन की बात है, याद आ गया मुझे। हाँ जी। मुझे सिर्फ हाँ भरने के लिए बोला गया, बेटा पेमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा, मारोगे क्या ऐसे, क्या बिल्कुल ही। हाँ डेजा व्यू हो गया एकदम, डेजा व्यू। चलिए किसी दिन मिलेंगे तो बता दूंगा सर, वो जो आप पार्टी की हाँ भरवा के आए हो उसके 40 लाख में से कम 10 लाख तो दो। बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ हिसाब तो दूं कि हाँ भाई हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, अब आप पार्टी करना शुरू कर सकते हैं। 2-2 पार्टी मैं नहीं दूंगा भाई, ये गलत बातें मत करो मेरे साथ प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। 80 लाख भाई साहब, दे छुड़वाओगे क्या मुझसे? एक एमआर सर से भी प्रॉमिस करी थी, ओ भाई 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पार्टी। भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पिज्जा, क्यों बेटा, पिज्जा खाना है? खाना है पिज्जा, क्यों तुझे नहीं बनना किसी का जीजा? बेटा हाँ, स्लिम ट्रिम रहो एकदम, बॉडी दिखनी चाहिए ना बढ़िया एकदम, तभी तो बिना खाए पिज्जा तभी बन पाएगा जीजा, है ना? 7 करोड़, बस अब शांत हो जाओ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 2 ऑफ आईटीएफ, और जैसा कि आप जानते हैं 10 मिनट उधर गई, 10 मिनट ये गई, 20 मिनट, और आज मैंने नो एक्सटेंशन का प्रॉमिस कर चुका है। हे प्रभु, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? चलिए भी गोल अबे
भाई साहब मेरा तो बर्थडे आता ही नहीं है जिस हिसाब की तुम पार्टियां ले रहे हो ना, 40-40 लाख रुपए की। अपना बर्थडे कैलेंडर में एकदम साइलेंट हो गया है, आता ही नहीं है कभी। हाँ, के पीएनसीसी कर दूंगा मैं एकदम। चलिए, मिरेकल कर दो सर। भाई साहब ऐसे मत बोलो यार, मेरा भी मन करता है, मैं भी इंसान हूं अंदर से। ये पिज्जा पास्ता ये सब मत रखिए प्लीज। ओ भाई तुम तो डेट भी निकाले बैठे हो। चलिए देख लेंगे बाद में, अब आ जाओ। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स गाइस, प्लीज सीरियस भी गाइस, गाइस प्लीज। आज अपने को नया चैप्टर पढ़ना है भाई। कल उसमें सिर्फ टीका टीका लगाया था, चावल लगाने और ऊपर से फूल बरसाने रह गए थे। तो टुडे इज इंट्रोडक्शन टू आईटीएफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ऑल द आईटीएफ। 6 के 6 आईटीएफ की डोमेन रेंज एंड ग्राफ की बात करेंगे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल हमने देखा था। मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है, कई चीजों का ध्यान रखते हुए हमें इसमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, है ना। आ जाइए। मल्टीपल स्टेप्स मतलब कि ग्राफ जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी ऊपर ही बनेगा। जीरो से प्लस मतलब जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जिस पर आ रही है उसका रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी जाएगा। ठीक है, ऐसी सब बातें जो मैंने पूरी एक लिस्ट बनवाई थी कि 1 का रेसिप्रोकल इज 1, -1 का रेसिप्रोकल इज -1। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर y बराबर fx वाला जो ग्राफ होती है, सामने देखिए, हेलो हेलो सामने। अरे वाह, सुनीता, सुस्मिता, संतोष सब बैठे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो जहां पर fx का ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस या टच करेगा वहां पर आपके 1/fx के ग्राफ में वहां पर डॉटेड वर्टिकल लाइन आएगी। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज जहां पर fx 0 होता है 1/fx नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलिए, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन किसको बोलते हैं? इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन बेटा उनको नहीं बोलते कि आप जिनका शक्ल सेम बना पाओ, 1/cosec x और sin x। ऐसा नहीं है कि आप इसको sin x लिख पाओ, अब बोल दो कि हां सर ये और ये सेम है, नहीं जी। दो अगर फंक्शंस को आप इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन बोलना चाहते हो तो पहले डोमेन सेम, फिर रेंज सेम, और फिर हर एक्स पे वैल्यू भी सेम मिलनी चाहिए, उसको हम इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली स्पीकिंग दोनों का एग्जैक्टली सेम ग्राफ होना चाहिए। बाउंडेड अनबाउंडेड फंक्शन, सर ऐसे फंक्शंस जो दो हॉरिजॉन्टल, जिनका ग्राफ दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में समा जाए उसको हम बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन, अदरवाइज अनबाउंडेड फंक्शन। एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट फॉर्म क्या होती है सर? जब x अकेला हो, सॉरी y अकेला हो और इधर फंक्शन ऑफ x हो, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। और जब x और y मिला जुला के लिख दिया जाए उसको हम बोलते हैं इंप्लिसिट फॉर्म। कई बार इंप्लिसिट फॉर्म से एक्सप्लिसिट फॉर्म में जाया भी नहीं जाता, और कई बार जब जाया जाता है तो एक इंप्लिसिट फॉर्म से 2-3 एक्सप्लिसिट फॉर्म भी आ सकती हैं। इक्विवेलेंस क्लास किसको बोलते हैं? कि अगर आप एक सेट से दूसरे सेट में कोई रिलेशन डिफाइन करते हो, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आप उसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहे हो, इसका मतलब कि वो किस किस से रिलेटेड है आप ये पूछना चाह रहे हो, उन रिलेटेड एलिमेंट्स का सेट, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस क्लास। एंड व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? सर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है, मेन तो ये रहे, ए क्रॉस ए से ए में। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड होता है दैट इज ए क्रॉस ए से ए में। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब हम सेट ए के एलिमेंट्स में हर दो के बीच में एक ऑपरेशन लगाएंगे, उसको हम बाइनरी तभी बोलेंगे जब उसका आउटकम भी उसी सेट में लाया करता हो। अगर वो ऑपरेशन का आउटकम उस सेट में नहीं लाया करता तो दैट इज नॉट एन बाइनरी। ये सब छोटी मोटी बातें जो हमने लास्ट क्लास में की थी, क्लियर है? यस बेटा, कुछ बच्चे इसमें नए जुड़े होंगे, मैं आपको बिल्कुल आप रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने बैकलॉग की वजह से या फिर आज ही ज्वाइन किया या जो भी कारण है, जिनको रिलेशन फंक्शन का बैकलॉग हो गया होगा, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो, तो आप यहां से आईटीएफ स्टार्ट करोगे। बट यस, थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ स्टार्ट करना है, बिकॉज डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, ये सब शब्द आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो जो जो शब्द आपको दिखाई दे, मतलब जैसे अब आईटीएफ आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप बोलोगे कि सर क्या हमें रिलेशन फंक्शन आना चाहिए? तो बेटा रिलेशन फंक्शन सिर्फ आईटीएफ के लिए, रिलेशन फंक्शन आगे आने वाली पूरी कैलकुलस के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप उसको छोड़ नहीं सकते। बट यस, अगर आप एक इनिशिएटिव लेना चाहते हो, एक स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको दिक्कत आएगी, वहां पे आपको स्टार लगाना पड़ेगा, है ना? बिकॉज ITF, F स्टैंड्स फॉर फंक्शन। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर सवाल में
फंक्शन ही घुसा होगा, देयर आर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आल्सो, बट कुछ कुछ जगह होगा तो वहां पे आप स्टार लगा लेना कि ये मेरा फंक्शंस की वजह से ये सवाल नहीं समझ में आया, बाकी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? हाँ, रिबन कटर्स आ चुके हैं, काट दीजिए बेटा रिबन। ये सवाल अभी भी होमवर्क क्यों दे रहा हूं आप समझ गए हैं। आज डबल डबल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है मुझ पे, एक्सटेंड कर नहीं सकता और ये डिस्कस करने लग गया तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। ये वाला एक सिंपल सा सवाल है, इसको डिस्कस करके निपटाते हैं। बस एक सिर्फ हम ग्राफ वाला जो सवाल है उसको रखेंगे जिंदा, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। मतलब ये वो जो ग्राफ वाला सवाल है इसको मैं कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी सिर्फ इसको निपटा दीजिए, ठीक है बेटा। बोल तो दिया, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम एयर? यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एयर। अब क्या गोदी में उठा के रखूं तुझे? ले बेटा उतर मत जाना, बैकलॉग हो जाएगा। यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एयर यार। व्हाट इज द ऑप्शन? डी इज द ऑप्शन। क्या सवाल बोल रहा है कि सर एक रिलेशन आर में हम पी और क्यू, दो पॉइंट्स को हम एक साथ मतलब उनका पेयर बनाएंगे, ठीक है, रिलेट करेंगे। पी और क्यू आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एंड बी ए रिलेशन, ठीक है, और ये इक्विवेलेंस क्लास पूछिए आपसे 1, -1 की। तो एक पॉइंट मान लेते हैं 1, -1, यहां से यहां। अब 1, -1 को आप किस किस से रिलेट करोगे? अब ये बताओ। 1, -1 को हम उससे रिलेट करेंगे जो, जैसे इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 0, 0 से √2। तो जिस जिस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस √2 होती है उससे रिलेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप इसको 0, √2 से रिलेट कर सकते हो, है ना। फिर इसको आप 1, -1 से भी रिलेट कर सकते हो। फिर आप इसको -1, 1 से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको आप √2, 0 से भी रिलेट कर सकते हो। ऐसे चलते जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। तो ऑब्वियसली सर ये जो रिलेशन है, नो नीड टू से, ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप चाहो तो चेक कर लीजिए प्लीज, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये 1, -1 से रिलेट होने वाले ये जो पॉइंट्स हैं, ये तो सर लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं। मतलब इनकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस √2 आ रही है, इनकी इनसे मत डिस्टेंस निकालने बैठ जाना, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। अब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये लाई करते हैं बेटा x² + y² बराबर 2 पर। क्यों? क्योंकि x² + y² बराबर 2 एक सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस होती है जी √2। SMJ है ना, रेडियस क्या होती है जी? √2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये वाला मत बोल देना, इसमें तो रेडियस 2⁴ है। सी नहीं, यहां पर जो है ना रेडियस, पता है इसमें ये जो √2 का स्क्वायर लिखा होता है ना, दिस इज द रेडियस बेटा। अगर आप यहां पर जाओगे x² + y² बराबर √2, तो यहां पे रेडियस 2⁴ है। क्लियर? शाबाश। और तो कोई होमवर्क नहीं था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वी आर स्टार्टिंग इट नाउ। कल मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आराम से सुनिएगा। मैं इस चैप्टर की अगर नेचर की बात करूं तो कल मैं आपको समझा चुका हूं। 1 क्वेश्चन फॉर श्योर इन जेई मेंस, 1 क्वेश्चन फॉर श्योर इन जेई एडवांस। जेई एडवांस में पिछले कुछ सालों का अगर पैटर्न देखें तो वो जो डायरेक्ट सवाल आते हैं जेई एडवांस में हल्के वाले, वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बट फिर भी हम सारी वैरायटी कवर करेंगे सर। हल्का ऐसा थोड़ी हल्का सवाल पूछा गया इस साल तो हम हल्का पढ़ेंगे, नहीं, हम पूरे सारे लेवल क्रॉस करते हुए आगे तक बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं एक चीज और बोल दूं आपको, प्लीज क्लैरिफिकेशन दे दूं। अपने जो मैथ्स पढ़ रहे हैं ध्यान सुनना प्लीज, हम इस तरीके से नहीं पढ़ रहे कि मेंस की अलग एडवांस की अलग। देयर इज नो सेपरेशन इन मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स। इनफैक्ट समटाइम्स मेंस क्वेश्चन इज of good level, advanced question is of हल्का level, and maximum of the times advanced level is upper side, ठीक है। बट हाँ, हम कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने मेंस पढ़ लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट दे आओ फिर उसके बाद में एडवांस का, ऐसा कुछ नहीं है जी। पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। डिटेल आप जानते ही हैं कितना मैं डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है ना, समझ गए। तो आपको वो नहीं सोचना है कि सर इसमें से एडवांस का कौन सा है, सब है भाई। थॉट प्रोसेस डेवलप करो, सवालों पे अटैक करो, काम खत्म, ठीक है ना। अंग्रेजी थोड़ी निकल गई, सॉरी, है ना। लेडीज इंग्लिश निकल गई, है ना। कभी लड़कियों को इंग्लिश बोलते हुए देखा ऐसी। वी वेंट इन द मार्केट एंड जस्ट वी, हमने गोलगप्पे खाए, है ना।
है ना, ऐसे ही जहां पर बस जहां पे आपको लगे कि अंग्रेजी अब नहीं निकल पा रही अंदर से, वहां पे अपनी हिंदी में तो आन दो भाई, एक्सप्रेस तो अपने आप को अच्छे से कीजिए प्लीज, ठीक है। ये कौन है वे? एक तो तुम्हारे सामने कोई बात बस बोल दो, बोले सर टास्क बता दो, क्यों यहां रोडीज चल रहा है बता दूंगा बेटा बता दूंगा, और जब बताऊंगा तू ही भागेगा टास्क से, बोले सर ये तो मत करवाओ कुछ और बताओ व्यवस्था है तो। गोलगप्पे खाता, इट वाज सो स्पाइसी। भैया एक पपड़ी मिलेगी? पपड़ी को भी पपड़ी नहीं, पपड़ी मिलेगी, पपड़ी हाँ मिलेगी मिलेगी, टेंशन ना लीजिए। और उधर जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि ये जो लोग चैट में आपको हंसते हुए दिख रहे हैं, ये बेचारे टेम्परेरी बेसिस पे थोड़ा थोड़ा खुश हो रहे हैं, इनको होने दीजिए प्लीज। और आपको कभी ऐसा लगे कि यार हमें तो इज्जत नहीं मिल रही, तवज्जो नहीं मिल रही, या फिर मतलब ये क्या है, हम फीलिंग थोड़ा डिमोरलाइज और ऐसा कुछ, तो कुछ नहीं करना, आपको अपनी आईडी से एक हल्का सा मैसेज भेजना है, आई नीड हेल्प। उसके बाद में उस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वमेंट सब देख लेना, और वो सारा देखकर एक बार तुम मन ही मन खुश हो जाना। ये लेडीज लोगों के लिए है, ठीक है, आए ना। तो इनको खुश होने दिया, तुम ये मत सोचा सर ने हमारे खिलाफ बोल दिया, कुछ नहीं बोला। सर जानते हैं ये जो हंस रहे हैं ना छाती फाड़ के, इनको सर जानते हैं, ठीक है ना। अब लड़कियां हंस रही हैं क्या, सर चीटिंग कर रहे हो आप। वापस आता हूं इस बात पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसान चैप्टर है। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि सर ये बहुत मुश्किल रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री सबकी वीक होती है यार, नहीं समझे, बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, बाकी हम इस चैप्टर के खुद के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री भी जिसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो भी ज्यादा खुश ना हो, समझ में आएगी नहीं सर, मतलब ज्यादा दुखी ना हो, सॉरी, कि भाई साहब मेरा तो चैप्टर गया, नहीं गया। आप पूरे चैप्टर में इन्वॉल्व होकर पढ़ाई कीजिए, और जो पहली बार इस चैप्टर में आए हैं तो फंक्शंस का कहीं पर कुछ आए तो प्लीज आप उस पर स्टार लगा लेना। ऐसा ना हो कि सर इसमें तो आप फंक्शन यूज कर रहे हो, क्योंकि भाई तुम अब आए हो, तो पुराने टाइम से पढ़ रहे हैं उनकी क्या गलती, फंक्शन इसमें यूज होगा, ठीक है। तो बी रेडी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है टी इनवर्स या फिर आर्क ऑफ टी एक्स। आर्क ऑफ टी एक्स समझ गए, मतलब वही, इसी को और इसको लिखने का तरीका, दीज बोथ आर सेम। हेलो हेलो सामने देखिएगा प्लीज। ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स इज सिमेट्रिकल एंड मिरर इमेज y बराबर एक्स लाइन के ऊपर, ये ठीक है क्या, y बराबर एक्स लाइन के अबाउट ग्राफ f और f इनवर्स का सिमेट्रिकल होता है। ये सारी बातें जो लिखी हुई है, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड और लर्नड इन फंक्शंस। सर एक सेकंड, अभी 2 मिनट आपने पहले बोला था कि फंक्शन थोड़ा थोड़ा यूज होगा, और फिर आप आगे, मैंने कहा जब यूज होगा तो स्टार लगा लेना। पता चला सर हमारी आईटीएफ की कॉपी में स्टार ही स्टार हो, और इसको हटा के देखना पड़े कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज हो रही है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट। पहले हम 6 के 6 आईटीएफ्स का ग्राफ बनाएंगे, डोमेन और रेंज लिखेंगे। मेरी पिछली क्लास में आपसे डिस्कशन इस बात पर हो चुकी है कि वैसे तो अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स जो होता है दैट इज ए मैनी वन ऑन टू फंक्शन, बट सर हमें इसका इनवर्स स्टडी करना है, आपका सिलेबस बढ़ाना है, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, ठीक है ना, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि पहले इसको सर मैनी वन से 1 1 बनाओ, तो π/2 से लेकर -π/2, और ऑन टू तो सर ये 1 और -1 के बीच में होगा ही, तो हम इतने पोर्शन का इसका इनवर्स निकालेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब वापस वही बात आती है, सर π/2 से लेकर 3π/2 क्यों नहीं लेते? कोई जवाब देना चाहेगा? हम इस पार्ट का इनवर्स क्यों नहीं स्टडी करते? हम इस पार्ट का इनवर्स क्यों नहीं स्टडी करते? जल्दी से बताइए प्लीज। तो सबसे पहले सर यहां देखना जरा फटाफट, स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से, बिकॉज जब जब साइन इनवर्स की बात होगी, किसी किताब में कोई सवाल होगा, चाहे वो यहां पर हो या कहीं पर भी हो, दैट मीन्स कि सब लोग यही सोच रहे हैं कि वो इनवर्स -π/2 से π/2 का लिया गया है, फिर उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। समझ गए? स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से या प्रिंसिपल की वजह से, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया y बराबर साइन एक्स, और ये साइन एक्स जो है ये फंक्शन कहां से कहां तक है सर?
-π/2 से लेकर π/2। ये पहली ऐसी कक्षा है जिसमें मैं आपको बोलूंगा साथ साथ में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ में नोट्स वाला काम कर लो। आज की क्लास एकदम रिलैक्स, काफी कम होता है ऐसा मैथमेटिक्स में ठीक है। तो sin x का जो सर ग्राफ है वो ऐसा चलेगा, ये वाला ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सपोर्टिंग के लिए बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। -π/2 पर वैल्यू आएगी -1। आपको ये वाला ग्राफ बनाना, ध्यान रखना। अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ x की बात करूं तो सर जैसा कि हमने देखा है फंक्शंस में सर सुधरोगे नहीं आप फिर फंक्शन। अरे मैंने कहा इतना तो देखा ही है ना कि a से लेकर अगर b कोई फंक्शन डिफाइंड है तो उसका इनवर्स कहां से कहां तक होता है। सर उसका इनवर्स होता है -1 से लेकर 1, और दिस इज -π/2 से लेकर π/2। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। समझ में आएगी नहीं समझ में, आराम से। चलिए जी ग्राफ की बात कर लेते हैं। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ओ भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सर इसकी मिरर इमेज y बराबर x लाइन में आप इसकी मिरर इमेज ले लीजिए, और मिरर इमेज में वही वाला पॉइंट, इसका मिरर इमेज इस तरफ जाएगा तो ये ग्राफ जो है ये ऐसा आ जाएगा। ध्यान सुनना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी -1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0, 1 पर वैल्यू आएगी π/2। ऐसा क्यों सर? π/2 क्यों आएगा? AHC के कहेगा, AHC के ये ठीक है ना? ये -π/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये ठीक है। तो सर ये हमारे पास में y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हो गया। अगर मैं बात करूं तो सर ये वाली जो चीज है दिस इज द डोमेन, और ये वाली जो चीज है सर ये है रेंज। क्लियर है एकदम? ठीक है ना? अब सर थोड़ी सी बातें देख लेते हैं, जरा देखना। रेंज आपको दिख ही रहा है, सारी बातें आपको दिख रही है। अब मैं कुछ चीजों को आप एक बार अपने दिमाग में इमेज बनाना जरूर, ठीक है। जैसे एक इमेज आपने ये बना ली होगी कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ का मतलब क्या है। नोट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो इसमें साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर सर जो ये इनपुट देते हैं वो होती है एक वैल्यू जैसे हाफ, और इस पूरे का जो आउटपुट होता है सर वो होता है एक एंगल। इसकी वैल्यू कब होती है जी? हाफ, दैट इज सर π/30 डिग्री पर सर हाफ होती है, π/6 हम इसको लिखेंगे, है ना? ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज π/6। चलिए वैसे ही कुछ थोड़ा सा यहां पर मार्किंग करवा देता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि 1/2, 1/√2, √3/2, तो 1/2 पर जो वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है π/6। लिख लो 1/√2 पर जो वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है π/4, और √3/2 पर जो वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है π/3। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव में भी आप एक आधा लिख लो, जैसे -1/√2 लिख लिया। ज्यादा इसको इंटेंस मत बनाना, ठीक है। इस पे एंगल आएगा -π/4। ठीक है भाई, है ना। एक और तरीके से आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे साइन एक्स में ये वाला जो ग्राफ है ना, इसमें एक्स एक्सिस ये थी, वाई एक्सिस ये थी। इनवर्स के ग्राफ में और कुछ नहीं हुआ, एक्स और वाई एक्सिस ने अपना रोल बदल दिया। अब वाई एक्सिस ये है, अब एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या करो, इसको उठाकर ऐसे कन्वर्ट कर दो। तो तुम लोग बोलोगे सर देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस यहां है तो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है? π/2। बस इतना सा होता है इनवर्स में, ठीक है। अरे भाई तुम एक काम करो, ये रहने दो, कहीं पता चला सर कैसे कैसे ये कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है जी। कुछ छोटे छोटे सवालों का जवाब देना जरा फटाफट। पहला, ऑड इवन में से ये कैसा फंक्शन है? नोट करने वाली बात है।
ठीक है, नोट करने वाली बात है, ऑड और इवन में से ये फंक्शन कैसा है सर? ये फंक्शन ऑड है। कारण क्या है सर? कारण क्या है इस फंक्शन के ऑड होने का? इसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। समझे कि नहीं समझे? और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि अगर किसी फंक्शन का आप ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी चेक करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक हिस्सा ड्रॉ कर ले, फिर उसकी मिरर इमेज लें वाई एक्सिस में, फिर मिरर इमेज लें एक्स एक्सिस में, तो अगर उसका दूसरा हिस्सा बन जाता है दैट मींस वो एक ऑड फंक्शन है। ऑड, बहुत बढ़िया। फिर सर पीरियोडिक या ए पीरियोडिक? सर ये फंक्शन रिपीट ही नहीं कर रहा सर, ये ए पीरियोडिक है। मैं आपको अब ये नहीं पूछूंगा कि ये 1 1 मैनी 1 या ऑन टू इन टू में से, क्योंकि ऑब्वियसली सर आप इनवर्स निकाल के लाए हो तो ये भी एक बाइजेक्शन है, तो ये भी एक बाइजेक्शन होगी। ठीक है, ऑड इवन पीरियोडिक ए पीरियोडिक में से सर ये ए पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक नहीं है ना। उसके बाद में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको इतना तो देखना आता है ना कि भाई देख रहे हो ये वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, चौथा पार्ट, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, ग्राफ बढ़ता गया। ठीक है, इंक्रीजिंग है। और कौन से होते हैं? ऑड, इवन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इन टू, वो सब नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है, और इसमें बाकी डिटेल में हम बातें वो सब नहीं लिखेंगे, वर्टिकल टेंजेंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो अभी बातें नहीं करूंगा बिकॉज वो तुम्हें पता ही नहीं है, तो एक बार जब हो जाएंगी तब बात ध्यान से रखेंगे। और क्या पूछा जा सकता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो गए, और ए पीरियोडिक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हां, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है π/2, और वो भी कौन से x पर? x बराबर 1 पर। और सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है सर -π/2, कौन से x पर? सर x बराबर -1 पर, है ना। ठीक है, हाँ बाउंडेड बोल सकते हो, बिल्कुल सही। बाउंडेड अनबाउंडेड में से ये क्या है सर? ये बाउंडेड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो पहला फंक्शन हमारा तैयार हो गया है जी, जिसको हम बोलेंगे सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तैयार है? ठीक है भाई, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, π/2 x बराबर 1 पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू -π/2 -1 पे आ रही है, फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, आ जाइए नाउ। सर सेम लॉजिक से जैसे आपने यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स का पहले आपने 1 1 ऑन टू वाला पार्ट डिफाइन किया, फिर आपने इनवर्स लिया, तो सर कॉस में भी डिफाइन कीजिए। मैंने कहा हाँ भाई। तो नाउ डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो पहले आपको y बराबर कॉस एक्स। ठीक है, अब ये जो कॉस एक्स फंक्शन है ना, वापस अगर आप इसका ग्राफ सोचोगे, सामने देखना ऐसा चलता है। स्टैंडर्डाइजेशन में आप बोलोगे 0 से लेकर हम पाई तक ये वाला पार्ट लेते हैं, सिर्फ इतना पार्ट जो है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। मतलब सर इसकी डोमेन हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ये होगा 0 से लेकर पाई से लेकर, और इसकी जो रेंज होगी दैट इज -1 से 1। ठीक है, हाँ इतना पार्ट इसका इनवर्स हम पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कॉस एक्स का? चलिए जी ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, ग्राफ अगर आप इसका बनाओगे तो ग्राफ बनाते ही सर बात एकदम साफ हो जाएगी। 0 से लेकर पाई तक आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो सर 0 से लेकर पाई तक इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये है जी पाई, ये वाली वैल्यू है जी π/2, और ये वाली वैल्यू है जी 0, 0 पर 1, पाई पर आप बोल सकते हो दैट वैल्यू इज -1। ठीक है, अब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो गया। अब हम इसका इनवर्स ले रहे हैं। आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो बिकॉज ये कोई हैवी चीजें नहीं चल रही। ठीक है, अब जब आप सर इनवर्स लोगे तो जो इनवर्स फंक्शन होगा जिसको आप कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिखने वाले हो, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कहां से कहां डिफाइंड होगा सर? डोमेन हो जाएगी -1 से 1 और रेंज हो जाएगी सर क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई, है ना। -1 से 1, 0 से लेकर पाई। अब कोई बच्चा फिर बहस करने लगे सर पाई से लेकर 2 पाई आपने इसका पार्ट क्यों नहीं लिया? तो अगेन द रीजन इज दिस इज प्रिंसिपल रेंज। ये जितनी भी हम लिख रहे हैं ये सारी की सारी क्या है? प्रिंसिपल रेंज है जी। ये हो गई जी डोमेन और ये हो गई जी रेंज। ठीक है, चलिए अब सर इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, और ग्राफ भी सेम वैसा ही बनेगा जो तरीका है। अब कुछ लोग जो है वो y बराबर x लाइन के अबाउट इसकी मिरर इमेज निकाल सकते हैं। जैसे ये रही y बराबर x,
इस इतने पार्ट की मिरर इमेज जो है वो ऐसी बनेगी, ठीक है, इस इतने पार्ट की मिरर इमेज बनेगी ऐसी, और इस इतने पार्ट की मिरर इमेज बनेगी सर ऐसी। दो टुकड़ों में आप इसको देखिए, इस इतने पार्ट की मिरर इमेज ऐसी और इस इतने पार्ट की मिरर इमेज ऐसी, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन यूज द पॉइंट मेथड। सर fx के ग्राफ पर एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, x कोऑर्डिनेट π/2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। और तीसरा पॉइंट है सर x कोऑर्डिनेट π है और y कोऑर्डिनेट -1 है। तो वी नो, तुम स्पैमिंग वगैरह पे मत ध्यान दो, स्पैमिंग हो रही है बहुत ज्यादा, होने दो, तुम्हें क्या करना है। उनका बेचारों का येलो साड़ी पहनने का मन है, अब कोई पहनने नहीं दे रहा, आगे पता नहीं उनका क्या क्या मन है, बट उनको कोई येलो साड़ी पहनने नहीं दे रहा, डांस करने नहीं दे रहा, रील बनानी है ना उनको, और वो लड़के हैं ध्यान रखना। तो अब उनके मन की इच्छा दबाई जा रही है, तो अब कहीं ना कहीं तो फटेगी ना भाई, इधर आ जाइए प्लीज, ठीक है। अब सर क्या करें हम, हमें पता है कि अल्फा बीटा का, अगर अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट एफ एक्स पे लाई करता है तो बीटा कॉमा अल्फा एफ इनवर्स ऑफ एक्स पे लाई करता है, ठीक है। और यहां से आपको पता चल रहा है कि ग्राफ 1 और -1 के बीच में बनेगा। तो सर ठीक है, अब हमने क्या किया, ग्राफ बनता है जी इसका ऐसा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है। लॉलीपॉप बॉयज की जगह इनको आज से गुलाबी बॉयज। चलिए ये ठीक है, 1, ठीक है, आराम से देखना जरा। अब सर ये वाला जो पॉइंट था, जैसे आप ये वाला पॉइंट 0,1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1,0, तो 1,0 ये रहा। ये पॉइंट है π/2, 0, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0, π/2। ये आपके पास में पाई आ गया, ठीक है, 1 और -1 के बीच में, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। रीजन क्या है, इसकी रेंज पूरी की पूरी पॉजिटिव है, 0 से लेकर 3.14 सारे पॉजिटिव नंबर है, जबकि साइन इनवर्स के ग्राफ में कुछ हिस्सा नीचे कुछ हिस्सा ऊपर बन रहा था, है ना। क्या ये बात क्लियर है सबको, ग्राफ ऐसा बनता है। कोई बात परेशान कर रही है तो आंसर इज नो। लेट अस स्टार्ट विद दिस। अगर मान लो मैं वैल्यू रखता हूं 1/2, तो 1/2 पर ये कितना आता है सर, 1/2 पर आपके पास में जो एंगल आएगा 1/2, इसकी वैल्यू होती है सर कितने पर, 60 डिग्री पर, दैट इज π/3। मजे की बात देखने वाली ये है कि अगर मैं आपसे -1 पर वैल्यू पूछूं, सॉरी -1/√2 पे पूछ लेता हूं लेट्स से, तो -1/√2 पर एंगल क्या आएगा ये बताओ। दिमाग पर बिल्कुल लोड मत इकट्ठा होने देना, जो बात मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं मेरे साथ साथ सोचो। मैंने पूछा कि cos इनवर्स ऑफ -1/√2, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ -1/√2, मैंने इनपुट दी है वैल्यू और मैं आपसे आउटपुट चाहता हूं एंगल। अब एक बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, पहली चीज तो सर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, आराम से आराम से आराम से, वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सर नेगेटिव कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में, है ना। आपका आउटपुट कहां से आएगा, दो आंसर तो आएंगे नहीं, एक यूनिक आंसर आता है। सर यूनिक आंसर क्यों आता है, मैंने कहा आप कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो, इनवर्स फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री तो बीच में एक बार साइलेंट कर दो। इनवर्स फंक्शन में एक इनपुट देने पर दो जवाब आ सकते हैं क्या, बाइजेक्टिव होता है भाई, एक एक्स पे एक ही। ध्यान सुनना। अब कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं -π/4, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, cos ऑफ -π/4 1/√2 होता है पॉजिटिव का, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, समझे, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही ना बोलो, मैं -1/√2 पूछ रहा हूं, -1/√2 पूछ रहा हूं। तो सर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, कौन सा एंगल आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का। ध्यान से देखो ना यार, ये π/2 और पाई के बीच का एंगल आना चाहिए, ये होता है π/2 और ये होता है पाई। अब आपको एंगल्स का रोटेशन करना आना चाहिए। एंगल्स का रोटेशन करना कितने लोगों को आता है, जैसे मान लो पहले आपने देखा कि हमें चाहिए 1/√2, तो मन ही मन में एंगल सोच लिया π/4 होता है सर, जिसपे वैल्यू 1/√2 आती है। अब इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका होता है π/4 को पाई में से घटा दो। तो सर एक आंसर आ रहा है 3π/4
और एक आप इसको अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना चाहते हो तो दैट इज पाई प्लस पाई बाय 4, एक आएगा 5 पाई बाय 4, है ना। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? आंसर एक ही आएगा सर, ये वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। रीजन बीइंग ये आंसर रेंज से बाहर है जी, ये पाई से बड़ा है। इसका आंसर 0 और पाई के बीच में ही रहता है। ये देखो ना, आपने रेंज क्या लिखी है कॉस इनवर्स की, 0 से लेकर पाए। तो जो भी जवाब आप दोगे वो इसी में दोगे। तो फाइनल आंसर आप क्या बोलोगे? कॉस की वैल्यू -√2 पर कितनी आ रही है? -1/√2 पर ये जो वैल्यू आ रही है सर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज 3 पाई बाय 4, है ना। वैसे ही और भी एंगल लिख लीजिए प्लीज। -1/√2 है ना आपके पास, जैसे -√3/2 पूछू तो इस पे एंगल कितना आएगा सर? वापस आपने सोचा कि कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 कितना होगा, यही पूछना चाह रहे हो सर? आंसर आएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का 100%, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आप जा ही नहीं सकते। पहले मन ही मन में वो एंगल सोचो जिस पर कॉस की वैल्यू √3/2 आती है, 30 डिग्री बोले तो π/6, सोच लिया। अब इसको ले चलो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका पाई माइनस π/6, आंसर इज 5 π/6। कितना आया? 5 π/6, 2 π/3 नहीं बे। हाँ, समझे? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सही। फाइव π/6 और 3 π/4 में से 20, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहां पर नोट करने वाली बातें फटाफट। पहला पॉइंट, ऑड, इवन और नन में से ये क्या है? सर साइन एक्स जब ऑड था तो साइन इनवर्स एक्स भी ऑड आया। कॉस एक्स सर इवन होता है तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स भी क्या होगा? इवन होगा। मैंने कहा सत्य वचन, ये कॉपी पेस्ट वाला काम जरूर करें आप, बस कुछ सीख मत लेना तगड़े तरीके से। ऑड, इवन और नन में से देखकर बताओ ये ग्राफ ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ना ही ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। दिस इज नन, नाइदर ऑड नॉर इवन। पीरियोडिक, ए पीरियोडिक, सर दिस इज ऑब्वियसली ए पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है सर। तीसरा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से लेफ्ट टू राइट देखते हमेशा, एक्स की वैल्यू बढ़ाई तो वाई की वैल्यू घटती घटती सर कम हो गई, दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। फोर्थ, व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू सर, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पाई, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पाई, और वो कौन से एक्स पर आ रही है? एक्स बराबर -1 पर। और व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू? सर मिनिमम वैल्यू आ रही है आपके पास में 0, और वो कौन से एक्स पर? एक्स बराबर 1 पर, है ना। तो नन है, ए पीरियोडिक है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी, और क्या था? बाउंडेड अनबाउंडेड में से ऑब्वियसली सर ये बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है? क्योंकि दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में इसका ग्राफ पूरा का पूरा समा जाएगा। ठीक है, सही है। आ जाइए अगला ग्राफ, tan इनवर्स ऑफ x की बात करेंगे। सर tan x का ग्राफ अगर मैं आपको थोड़ा सा रैंडमली बना के दिखाऊं तो tan x का ग्राफ ऐसा होता है, π/2 -π/2, ऐसे चलता जाएगा। बट हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। हमें सिर्फ कौन सा पोर्शन लेना है सर? ये π/2 से लेकर -π/2 कर बीच में, हाँ एक ही पार्ट, बिकॉज हमें इसको 1 बाइजेक्टिव बनाना ना भाई। बाइजेक्टिव नहीं बताओगे तो इसका इनवर्स कैसे स्टडी करोगे फिर, है ना। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट y बराबर 10x, और 10x में भी डोमेन कहां से कहां तक? -π/2 से लेकर π/2 ओपन, और जो इसकी रेंज है दैट इज r, ठीक है। आराम से देख लो, इतना पार्ट है दैट इज बाइजेक्टिव, दिस इज π/2
एंड दिस इज माइनस पाई बाय 2 और फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है सर, कोई बात परेशान कर रही है? तो आंसर इज सर नो। अब आ जाइए सर, यहां पे हम इसके इनवर्स की बात करते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x जो होगा उसकी डोमेन होगी सर ये r से लेकर, और उसकी जो रेंज होगी दैट इज माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 ओपन। ठीक है, ओपन क्यों आया, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज डोमेन, और ये वाला जो पार्ट है सर दिस इज रेंज। मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा प्लीज, है ना? ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x जो फंक्शन होता है वो ये होता है, डोमेन रेंज हमें आ गई समझ में। मैंने कहा भैया चलो ग्राफ बनाओ, तो सर चलिए ग्राफ हम पॉइंट वाले मेथड से बनाएंगे। आपको इसकी रेंज देखकर ही समझ में आ रहा है कि रेंज पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में। तो हमने क्या किया, दो लाइंस खींच ली, एक पाई बाय 2 और एक माइनस पाई बाय 2। ग्राफ जो है वो इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में बनेगा। अब अगर मैं ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए आपको बोलूं, है ना, अब मैं अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो यूज पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड कौन सा होता है सर? जैसे इस पे 3 पॉइंट लिख लेते हैं, ओरिजिन एक 0 0 इस पे है। जैसे मैं इस पॉइंट को अगर लिखने की कोशिश करूं तो वैसे तो सर ये समझ गए आप क्या है सर, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कट 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 कट, ये देखो सर पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा। तो मैंने कहा यार ये पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर कैसे लिखा जाता है सर? ऐसे। ठीक है, ये माइनस लगाने का मतलब समझ में आ रहा है? पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है सर वो जा रहा है इंफिनिटी, है ना? यहां आ जाइए प्लीज सर, ये वाला जो पॉइंट होगा इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है तो सर ये आ रहा है, और ये माइनस पाई बाय 2 के राइट में है, तो माइनस पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी, है ना? अब इन तीनों का आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अब वहां से आ जाइए इधर। ठीक है, तो सर अगर मान लो उसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से जा रहा है, तो इसका भी ओरिजिन से जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट का अगर मैं उल्टा करूं तो ये हो जाएगा इंफिनिटी कॉमा पाई बाय 2 माइनस, ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 है, ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाय 2 है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जाएगा इंफिनिटी की ओर, और वाई आना चाहिए पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा, तो पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा यहां होता है जी। फिर सर अगर मैं इस पॉइंट का उल्टा करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी, वाई कोऑर्डिनेट माइनस पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा। एक्स माइनस इंफिनिटी इस तरफ होता है, माइनस पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा मतलब इस तरफ, है ना? ज्वाइन। सर ये आपके पास में tan इनवर्स ऑफ x का जो है वो ग्राफ आ गया, है ना? बोलते जाओ यस सर। और ये वापस आपके ग्राफ वाले इनसाइक्लोपीडिया में इस्तेमाल होता जा रहा है जी। हाँ, जो ग्राफ आप देख रहे हैं किसी भी फंक्शन का वो याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, कुछ बातें कर लेते हैं जो कि जरूरी हैं। जैसे मान लो पाई बाय 4 पर वैल्यू कितनी आएगी सर? पाई बाय इसकी बात करेंगे। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स 1, एंगल आता है सर पाई बाय 4। जैसे आप यहां पे वैल्यू रखोगे √3, √3 पर एंगल आएगा सर 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3। 0 पर तो 0 ही आ रहा है सर। -1 पर, -1 पर ये आता है सर माइनस पाई बाय 4, और माइनस √3 पर सर ये आएगा माइनस पाई बाय 3। कुछ एंगल लिख लिए, सही रहा, है ना? क्लियर है? अब जैसे बीच में मैंने एक छोटी सी त्रुटि करी, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? आपको कंफ्यूज करने के लिए ये आपके सामने जरूर लाया जाएगा। और तुम चिल्ला के बोल पड़ोगे कि सर आंसर 1। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, tan इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते वक्त शुरू में थोड़ा थोड़ा कूल एंड काम एंड कंपोज रहे। इसके बहुत सारे लोग क्या, मतलब मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 1 बोल देते हैं। इसका आंसर 1 कैसे बोलते हैं सर? वो बोल रहे हैं कि tan की वैल्यू पाई बाय 4 पर क्या होती है। मैं कहा अच्छा, इसका आंसर 1 बोल रहे हो
तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो पढ़ी होगी बेटा कि इसका आंसर 1 होता है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इसका आंसर 1 होता है, ना कि इसका आंसर 1 होता है ना? तो ये मत कर देना। tan इनवर्स पाई बाय 4 क्या होगा सर? हमें नहीं पता। वो जो नॉन, ये कौन है बे? नॉट डिफाइंड वाले। अबे लपड़ झंडिस लोगों, नॉट डिफाइंड कहां से होगा? डिफाइंड है बेटा, डिफाइंड है। tan इनवर्स की डोमेन देख, आर। आर मतलब सारे रियल नंबर, वो राजा मौली वाला आर नहीं है बे। हाँ, सारे रियल नंबर। पाई बाय 4 मतलब 3.14 अपॉन 4। आप सर ये इनपुट दिया है, इस पे जो आंसर आएगा वो कोई भी नॉन एंगल नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं सर, यही हमारा जवाब हो गया। आप इसको ज्यादा हैवी क्यों ले रहे हो? एंगल नोट नोन, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो सर, यही हमारा आंसर हो गया। बट अंदर आप इनपुट पाई बाय 4 दे सकते हैं। आप इसको समझो जरा ध्यान से, है ना? समझ गए? और ये गलती आपसे करवाएगा, ध्यान रखना प्लीज। इसका आंसर 1 नहीं होता, समझे? चलिए जी, ठीक है, आ जाइए। नोट करने वाली जो बातें हम लिखते हैं वापस नोट करते हैं, वोट करते हैं। आ जाइए प्लीज। पहला ऑड और इवन में से ये कैसा है सर? इसका एक पार्ट आप बना लीजिए, इसकी मिरर इमेज इसमें ऐसी वाई एक्सिस में, फिर इसकी मिरर इमेज ऐसी। तो हां सर, अगर मैं सिर्फ एक पार्ट का अगर मिरर इमेज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लेकर पहुंच रहा हूं तो सर वापस दूसरा पार्ट बन जा रहा है। ये एक ऑड फंक्शन है। तीसरा, पीरियोडिक ए पीरियोडिक में से सर ये कैसा है? सर ये ए पीरियोडिक है। क्यों? कोई भी पार्ट इसका रिपीट नहीं कर रहा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से कैसा है सर? ये इंक्रीजिंग है ना? ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी अगर मैं चौथी बात करूं सर, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू ये मत बोल देना कि पाई बाय 2 से थोड़ी सी छोटी। ओपन ब्रैकेट है तो मैक्सिमम वैल्यू आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर है ही नहीं, बिकॉज इसकी रेंज ओपन ब्रैकेट पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2 पर है। तो रेंज हम क्या बताएं? पाई बाय 2 पर तो ओपन लगा हुआ है। बट हां, फील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई बाय 2 से जस्ट छोटी होगी। समझे कि नहीं समझे? व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू? सर हम मिनिमम वैल्यू के लिए भी यही बोलेंगे, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। फिर बाउंडेड अनबाउंडेड में से सर हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज बाउंडेड। क्यों? क्योंकि ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में फिर समा गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर tan इनवर्स ऑफ x। आई होप आपको ये बात समझ में आती है ना? क्लियर है? आ जाइए अगला। अब आते हैं सर cot x पर। ठीक है, cot x का जो ग्राफ होता है, cot x का ग्राफ जो बाइजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी के अंदर लिया गया वो 0 से लेकर पाई तक लिया गया। ठीक है, तो y बराबर cot x की मैं बात कर रहा हूं, और cot x फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है सर? 0 से लेकर पाई r। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए। ये वाली वैल्यू पाई है, ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 है, ये वाली वैल्यू 0 है। ये वाला पार्ट हमने लिया जिसका हम इनवर्स स्टडी करते हैं, बिकॉज ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है, वरना अगर पूरा फंक्शन लोगे तो सर वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम कॉट इनवर्स ऑफ एक्स पर। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा? डोमेन होगी आर और रेंज हो जाएगी सर 0 से लेकर पाई ओपन। ठीक है, ये आपके पास में सर डोमेन हो गई कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की, और ये आपके पास में कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज हो गई। ठीक है भाई, बिल्कुल सत्य वचन। चलिए, अगर हम ग्राफ की बात करें तो वापस ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे सर कौन सा मेथड? पॉइंट वाला मेथड। साथ साथ में बनाते रहें। ठीक है सर, ग्राफ जो है रेंज 0 से लेकर पाई है, तो ग्राफ 0 और पाई दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में बनेगा। तो मैंने एक 0 वाली तो एक्स एक्सेस खुद होती है, पाई के लिए ये वाली लाइन खींच दी। ठीक है, यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा सर? यहां पर आपके पास में आ जाएगा दिस इज पाई। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है सर उसका ग्राफ ये बनता है जी।
ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, ऐसा। कोई पूछे सर कहां से आया ये वाली चीज, तो उसमें ज्यादा कुछ घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, सही लग रहा है ना, घबराने वाली बात है नहीं। ये वाला पॉइंट क्या है, π/2, 0, इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, 0, π/2। ठीक है, जैसे आप ये वाला पॉइंट अगर लिखो तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट पाई से थोड़ा सा छोटा और वाई कोऑर्डिनेट -∞। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो -∞, पाई से थोड़ा सा छोटा। तो जब आप इस तरफ जाओगे तो वैल्यू पाई से थोड़ी सी छोटी आनी चाहिए। ठीक है, इस बेसिस पे मैंने ग्राफ बना दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, एसएमजे लिखकर भेजना। ये 0 और पाई के बीच में। चलिए नोट करने वाली बातें कुछ, अच्छा कुछ एंगल्स लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे π/2 यहां आ रहा है, मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू 1/√3, फिर 1 और फिर √3। तो 1/√3 इसकी वैल्यू कब आती है सर कॉट की, 1/√3 आती है बेटा 60 डिग्री पर, दैट इज π/3। और 1 वैल्यू कब आती है सर, 1 आती है π/4 पर। और √3 कब आती है सर, इसकी वैल्यू आती है √3 वैल्यू आती है सर इसका 30 डिग्री पर, दैट इज π/6। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लिख लोगे। ये वाला जो पॉइंट है ये π/6 है, लिख देता हूं। चलो अब मजेदार चीज तो अब आएगी। मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू -1 कब आती है, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कॉट इनवर्स ऑफ -1। सर वापस आराम आराम से सोचते हैं। पहले आप वो वाला एंगल सोचो जिसपे कॉट की वैल्यू 1 आती है सर π/4। अब सर हमें वैल्यू चाहिए नेगेटिव। कॉट भैया कब कब नेगेटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर आप एक तो बोल सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट का, दैट इज -π/4। एक आप बोल सकते हो सर अगर आप इसको, आपको अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो पाई में से घटा दो 3π/4। क्या आंसर बोलोगे ये बताओ। जो लोग 5π/4 बोल रहे हैं, 5π/4 पर सर कॉट की वैल्यू +1 आती है बेटा। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, रेंज पे ध्यान से दीजिए। सर नेगेटिव है ही नहीं, वैल्यू जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में आएगी। 0 से लेकर पाई में कॉट इनवर्स एक ही बार नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर इज 3π/4। है ना, चलिए फटाफट नोट करके लिख लेते हैं। फंक्शन ऑड है या इवन है, सर ना ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ना ही ओरिजिन के अबाउट, दिस फंक्शन इज नन। सर फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है या ए पीरियोडिक है, सर ए पीरियोडिक है। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ध्यान से देखिए, वैल्यू घटनी स्टार्ट हुई तो घटती ही गई, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। चौथा, व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, पाई पर ऊपर लगा हुआ है। व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू, लिखते जाओ लिखते जाओ। व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू सर, दैट इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई। एंड व्हाट अबाउट दिस सर, ये तो बाउंडेड ही है। ठीक है, ये 5 पॉइंट सर हमारे क्लियर हो गए। एसएमजे, ठीक है, हाँ ये बेसिक पार्ट है, आपको कवर करना है। चलते जाओ। अब आते हैं सर सेक इनवर्स ऑफ एक्स के ग्राफ पर। पहले तो तुम्हें सेक एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। सर कैसी बात कर दी, सेक एक्स का ग्राफ हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा आजा आजा आजा, क्योंकि वैसे तो देखो सेक इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ मैं आपके सामने अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, बट आप इस प्रोसेस को भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ की जब जरूरत पड़ गई तो वो मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होता, थोड़ा टूटा फूटा सा होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेक एक्स के ग्राफ से। सर सेक एक्स में आपने कितना हिस्सा लिया स्टडी करने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए? मैंने कहा उतना ही जितना मैंने कॉस में लिया था। कॉस में था 0 से लेकर पाई, तो इसमें भी हमने 0 से लेकर पाई तक ही लिया है। समझने और सुनने वाली बातें आराम आराम सुनते जाना, ठीक है। हाँ, अब सेक एक्स का ग्राफ जो है वो 0 से लेकर पाई तक ऐसा होता है जी। ये वैल्यू आती है 1, ये होता है 0, ये होता है जी π/2, और यहां कहीं पर वैल्यू आती है सर पाई, ये वैल्यू सर ऐसी आती है, ठीक है ना।
और ये वाली वैल्यू होती है -1। वी आर टॉकिंग अबाउट कौन सा फंक्शन सर? दैट इज y बराबर sec x, जो कि कहां से कहां तक लिया आपने? क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई, बट बीच में एक प्रोग्राम है जिसपे ये नॉट डिफाइंड होता है, दैट इज -π/2 से लेकर, इसकी रेंज कितनी आ रही है ये बताओ सर? 1 से इंफिनिटी और -1 से माइनस इंफिनिटी। मैंने कहा रेंज लिखकर दिखाइए। -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, यही होता है sec x का ग्राफ। बहुत बढ़िया। अब जरा देखना, यहां से हम मूव कर रहे हैं इनवर्स पे, ठीक है? और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि y बराबर sec इनवर्स ऑफ x, डोमेन बोलो सर। ये जो आपने रेंज लिखी है ये बन जाएगी डोमेन, दैट इज -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, और जो डोमेन लिखी हुई थी वो बन जाएगी रेंज, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई -π/2, है ना? तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, ये आपके पास में sec इनवर्स ऑफ x का फंक्शन आ गया है। अगर मैं बात करूं तो दिस इज अवर डोमेन, sec इनवर्स ऑफ x की डोमेन है। इस डोमेन को ऐसा भी बोला जाता है, और करके आप ये भी बोल सकते हो कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका एक हिस्सा आएगा 1 से बड़ा और एक हिस्सा आएगा -1 से छोटा। तो ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x का मॉड 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। और सर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सर ये आ जाएगी हमारे पास में रेंज। चलिए जी, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सर इसका ग्राफ। मैंने कहा चलिए ग्राफ बनाने की बातें करते हैं। ध्यान सुनना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो हमेशा जब मैंने सीखा था या मुझे सिखाया गया तो ये पॉइंट वाला मेथड से ही सिखाया था। कभी भूल भी जाता हूं, आज भी कभी मान लो थोड़ा सा, वैसे तो अब समझ में आ जाता है कि क्या है, बट एज ए स्टूडेंट लाइफ में जब भूल जाते थे तो फिर इसी पॉइंट वाले मेथड से चलते थे। हाँ, sec x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अब सर ये पॉइंट वाला मेथड क्या बोलता है कि जैसे ये वाला पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 1। ये वाला पॉइंट है सर, इसका x कोऑर्डिनेट है पाई, y कोऑर्डिनेट है -1। π/, जैसे इस पॉइंट का आप थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करूं आपसे, x कोऑर्डिनेट π/2 से थोड़ा सा बड़ा और y कोऑर्डिनेट है सर -∞। इस पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं तो सर ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट π/2 से थोड़ा सा छोटा, लेफ्ट में है, तो π/2 से थोड़ा सा छोटा और y कोऑर्डिनेट जा रहा है +∞। बस खत्म। और इसका ढांचा पहले तैयार कर लेना, रेंज की तरफ देखते हुए 0 से लेकर पाई के बीच में ग्राफ बनेगा -π/2, मतलब रेंज में π/2 नहीं आना चाहिए। तो मान लो अगर मैं ग्राफ 0 से लेकर π/2 के बीच में बना रहा हूं, 0 से लेकर पाई के बीच में बना रहा हूं, तो π/2 पर सर आपको एक डॉटेड लाइन खींचनी पड़ेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि π/2 उसकी रेंज में नहीं आएगा जी। तो ग्राफ बनेगा इन दोनों के बीच में, बट रेंज में नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। अब जरा देखना डोमेन कौन कौन से हिस्से में बनेगा। सर 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में डोमेन ये रही। तो मैंने क्या किया, एक डॉटेड वर्टिकल लाइन और खींच दी, एक 1 पर और एक -1 पर। तो ये वाला जो पॉइंट है सर, ये पॉइंट है 1। अब मुझे ये पता है कि ये ग्राफ इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर बनेगा और 0 और पाई के बीच में बनेगा। ये क्लियर है? अब शुरू हो जाओ। जैसे सर ये वाला जो पॉइंट है 1,0, इसका उल्टा होगा, सॉरी वो पॉइंट है 0,1, उसका उल्टा 1,0, तो 1,0 सर यहां होता है। फिर सर ये वाला जो पॉइंट है π/2 माइनस कॉमा इंफिनिटी, इसको उल्टा करोगे x और y कोऑर्डिनेट, तो इंफिनिटी कॉमा π/2 माइनस। इसको रीड कैसे करते हैं कि जब आप x की वैल्यू इंफिनिटी लेके जाओगे तो y की वैल्यू π/2 से थोड़ी सी छोटी, π/2 वैल्यू यहां आ रही है, उससे छोटी यहां, और x इंफिनिटी इस तरफ जा रहा है। ये रहा जी। सर इस पॉइंट का उल्टा, दिस इज -1 कॉमा पाई, तो -1 पर वैल्यू आनी चाहिए जी पाई। और ये वाला जो पॉइंट है इसको उल्टा करोगे तो दिस इज -∞ कॉमा π/2 प्लस। जब आप x को -∞ लेके जाओगे तो वैल्यू π/2 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, थोड़ी सी बड़ी मतलब यहां। क्योंकि आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज लेनी सर बड़ी मुश्किल सी है,
इसीलिए हमने ये वाला मेथड लगाया, है ना। ये समझना, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा कि जब आप x को माइनस इन्फिनिटी लेके जाओगे तो y की वैल्यू पाई बाय 2 से थोड़ी सी बड़ी, तो पाई बाय 2 से थोड़ी सी बड़ी मतलब पाई बाय 2 से थोड़ी सी ऊपर। पॉइंट 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 से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस नोट करके लिखने वाली चीजें। नोट, ऑड इवन में से क्या है सर, ये नन है। क्यों सर? ना ही ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, ना ही ये वाई एक्सिस, सॉरी ना ही ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, ना ही ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, ठीक है। फिर पीरियोडिक, ए पीरियोडिक में से सर दिस इज ए पीरियोडिक। तीसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से ये क्या है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ध्यान सुनना। आप एक्स बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, बढ़ाना मतलब लेफ्ट टू राइट। कभी भी किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपको देखना है तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, मतलब पहले आप एक्स बढ़ाओगे, एक्स बढ़ाने पर सर वाई यहां से स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया, फिर कट से यहां आया, फिर बढ़ता गया, तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग। ये ग्राफ कैसा है सर? इंक्रीजिंग है। चौथा पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू, यस अब की बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज पाई, और वो भी कौन से एक्स पर सर? एक्स बराबर -1 पर। और मैं अगर बात करूं तो मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू भी सर एग्जिस्ट कर रही है, वो है 0, कौन से एक्स पर? 1 पर वैल्यू 0 आ रही है। क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? तो यस सर, ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड है, ठीक है। ये फंक्शन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फंसा हुआ है। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए, इसका ग्राफ जो है दिस इज डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस से आप सिर्फ इतना ही समझो कि ग्राफ टूट रहा है, ठीक है। ग्राफ जो है वो टूट रहा है, हाँ, इतने पोर्शन पे इतना बना, फिर इतना बना, सर ग्राफ में ब्रेक आया हुआ है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, y बराबर कॉसेक एक्स। कहां से कहां तक सर? वही सेम, वही वहीं से वहीं तक जो आपने साइन में लिया था, -π/2 से π/2। तो सर ये लो, -π/2 से लेकर π/2, बट इसके बीच में एक वैल्यू ऐसी आती है जिस पर भैया को दिक्कत है, और वो वैल्यू है 0, क्योंकि कोसेक एक्स होता है 1/sin x, 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। जीडीबीडी क्या? जीडीबीडी है भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या जीडीबीडी है? प्रिंटिंग मिस्टेक कहां पर, कहां पर भाई, कहां पर? अच्छा, अरे ये तो तुम्हें मैं चेक कर रहा था। ठीक है सर, ये डोमेन है, यहां पे इसकी जो रेंज होगी सर, रेंज इसकी वही होती है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सेक इनवर्स ऑफ एक्स या कॉसेक सेक एक्स की देखी थी, -∞ से -1, 1 से लेकर इंफिनिटी। तो ये जो फंक्शन है हम इसका इनवर्स निकालेंगे, कोसेक एक्स का, इतने पार्ट का। कोसेक एक्स का इनवर्स निकालेंगे हम इतने पार्ट का, ठीक है भाई, शाबाश। चलिए ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। तो कोसेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, हाँ ना। तो π/2 और -π/2 के बीच में बनेगा। रेंज अगर आप बात करो तो 1 से ऊपर आएगी वैल्यू, और -1 से नीचे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया -1, ये वाला हो गया 1, ये वाला आ रहा है जी π/2, ये वाला आ रहा है -π/2। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है तो इसकी जो कटोरी बनेगी वो ऐसी बनेगी जी, ठीक है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब चलते हैं फटाफट हम इसके इनवर्स पे, लास्ट है, फटाफट लिख लेते हैं।
सर इससे अगर हम इनवर्स पे जाएं, दैट इज कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो डोमेन तो सर ये रही माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, और यहां से लेकर आप बोल सकते हो सर रेंज जो आएगी दैट इज -π/2 से लेकर π/2, और इसमें से आप 0 हटा दीजिए। ठीक है, अगेन नो नीड टू से डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो सर दिस इज डोमेन, फटाफट खुद ग्राफ बना लो, रफ कॉपी आपके पास में है। और आप ये भी बोल सकते हो कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सर ये वाला जो पूरा पार्ट है दिस इज इट्स रेंज। समझ में आया? अब इसमें 0 क्यों हटता है? क्योंकि cosec x मतलब 1/sin x, sin x 0 पर 0 होता है सर, 0 तो हटाना पड़ेगा ना भाई, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो लो सर, ग्राफ आपको पहले से पता है किन दो लाइंस के बीच में बनेगा, -π/2 और π/2 के बीच में, तो खींच दीजिए सर, ये रही +π/2, ये रही -π/2, इन दोनों लाइन के बीच में बनेगा, और 1 के राइट में बनेगा और -1 के लेफ्ट में बनेगा। ठीक है जी, चलिए शुरू हो गए। ये वाली वैल्यू है π/2, ये वाली वैल्यू है -π/2, यहां पर 0 आ रहा है, यहां पर 1 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -1 है। अगेन लास्ट बार मैं आपको पॉइंट वाला मेथड लगा के दिखाता हूं, शायद आपके दिमाग में बात घुस ही जाए। ठीक है, जैसे हर एक पॉइंट को लिख लो, x कोऑर्डिनेट π/2, y कोऑर्डिनेट 1, तो ये आ रहा है सर π/2, 1। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो x कोऑर्डिनेट -π/2 और y कोऑर्डिनेट जो है वो -1। ठीक है, अब ये वाले जो कोऑर्डिनेट होते हैं जो इंफिनिटी पे आपको दिख रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका देखना ध्यान से। सर इसका x कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, अरे भाई x कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है 0 से थोड़ा सा बड़ा, और y कोऑर्डिनेट सर कहां जा रहा है, इंफिनिटी। इस पॉइंट का अगर आप x कोऑर्डिनेट देखोगे तो 0 से थोड़ा सा छोटा, और y कोऑर्डिनेट आ रहा है सर -इंफिनिटी। चलिए उल्टा करना स्टार्ट कीजिए, π/2, 1 का उल्टा हो जाएगा 1, π/2, तो 1 पर वैल्यू π/2 आनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट का उल्टा करना, इंफिनिटी पर वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, उल्टा करो, इंफिनिटी 0+, तो जब आप इस तरफ जाओगे तो इंफिनिटी आएगा, वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, 0 यहां है, 0 से थोड़ी सी बड़ी मतलब यहां कहीं होगी वैल्यू। ठीक है, तो अब यहां से ले जाते आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा इस पॉइंट को उल्टा कर लो, -1 पर वैल्यू -π/2, और इस पॉइंट का उल्टा करोगे जब आप x को -इंफिनिटी लेके जाओगे तो वैल्यू जो है वो 0 से थोड़ी सी छोटी। खत्म। ये आपके पास में ग्राफ है सर किसका, कॉसेक इनवर्स ऑफ x का। शुरू हो जाओ नोट करके फटाफट। ऑड या इवन में से दिस फंक्शन इज ऑड, इवन तो कोई फंक्शन है ही नहीं, ऑड कैसे सर, इसकी मिरर इमेज लो इस पार्ट की, तो इतनी दूर में गैप है, तो इतने गैप छोड़कर आप मिरर इमेज लोगे y एक्सिस में, ये आएगी। अब इसकी मिरर इमेज लो x एक्सिस में, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो हमने एक पोर्शन की मिरर इमेज x एक्सिस और y एक्सिस में ली, तो दूसरे पोर्शन की शेप आ जा रही है, मतलब सर ये ऑड है। अगला, इफ आई से पीरियोडिक और ए पीरियोडिक, दिस इज ए पीरियोडिक। तीसरा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे वैल्यू घटी, फिर यहां से शुरू हुई फिर घटी, तो ये ग्राफ कैसा है सर, डिक्रीजिंग। चौथा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सर π/2, बिल्कुल एकदम क्लोज ब्रैकेट है, और वो भी कब, जब x की वैल्यू 1 है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है सर वो क्या आ रही है, -π/2, और वो भी कब, जब x की वैल्यू -1 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवें की अगर मैं बात करूं तो बाउंडेड अनबाउंडेड में से सर पांचवा पॉइंट जो है दैट इज बाउंडेड, क्योंकि ये ग्राफ फिर से दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में बन जाएगा। और छठा आप बोल सकते हो दिस ग्राफ इज डिसकंटीन्यूअस, ग्राफ जो है वो टूट रहा है, एक बार पेन बिना उठाए आप ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है ना।
ग्राफिकली बात करें, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, और सेक इनवर्स ऑफ एक्स। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह के छह ग्राफ आपको जैसे मैंने ड्रॉ किए कटाकट ऐसे याद होने चाहिए। है ना? समझे कि नहीं समझे? बोलो जल्दी से। ठीक है। और डोमेन रेंज सारे की सारी एक साथ ये रही ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। और आपके लिए ये क्या बन गया है सर? रार फाइल में डालने वाला, रिमेंबर एज रिजल्ट। ठीक है, देखकर आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, जॉइंट कहीं पर बनते हुए दिख रहे हैं आपको, है ना? इसमें से अगर मैं ऑड इवन की बात करूं तो ये वाला जो फंक्शन है ये ऑड है, बाकी सारे के सारे नन है। जिस पे लिख रहा हूं बस वही ऑड है, बाकी सब नन है। और ये वाले, है ना? जो फंक्शन ऑड है उनमें एक खास बात और भी देखी गई, उनकी रेंज ध्यान से देखो, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और जो तीसरा ऑड है -π/2 से π/2। रेंज लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं बोल रहा हूं। और जो आपके नन बचे, नन 1, 2 और 3, उनकी रेंज ध्यान से देखो, 0 से π, 0 से π और 0 से π, है ना? डोमेन की अगर बात करें तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स की डोमेन सेम होती है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स की डोमेन सेम होती है, और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की डोमेन सेम होती है। तो देयर आर सिमिलरिटीज। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना? ये चाहो तो लिख लेना, ये नन है, ये भी नन है, ये भी नन है, सिर्फ ऑड ही होते हैं नन। हाँ, जो ऑड है उनकी रेंज -π/2 से π/2 है ना? ये आपको याद रखना है, डोमेन और रेंज। बिल्कुल सही, सत्य वचन एकदम। और ग्राफ तो मैंने आपको बोला ही है, मैंने आपके सामने बना बना के दिखाए ताकि कल को आप भूल जाओ तो आपके पास मेथड पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, एंड देन दिस इज डोमेन। अब आईटीएफ को समझने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, हल्की फुल्की, ध्यान सुनना। ठीक है, आईटीएफ को समझने के लिए हल्की फुल्की बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब जो बताया वो तो इंफॉर्मेटिव पार्ट है। जिन फंक्शंस को आप पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो उन फंक्शंस की डोमेन रेंज तो जान लेना भाई। जान ली सर अच्छे से। नाउ आईटीएफ के सवालों पे मूव करने से पहले एक बार देखो ध्यान से, कुछ पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड आईटीएफ। सिंस आप आईटीएफ पढ़ रहे हो तो हो सकता है सर एक नई नई हमें इमेज बनानी पड़ेगी, बिकॉज एक मोटे मोटे तौर से बोले तो ट्रिग्नोमेट्री का यहां पर उल्टा होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, आप हमें एंगल देते थे, हम आपको वैल्यू बताते थे। यहां क्या होने वाला है, हम उसमें वैल्यू देंगे और वो एंगल निकालेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? विद सम कंस्ट्रेंट, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखते जा रहे हो। समझ पा रहे हो? अंडरस्टैंड करते हैं आराम आराम से, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका आईटीएफ एकदम चमक जाएगा। बाकी तो सर धीरे धीरे हम करने ही वाले हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक ही आउटपुट, एक ही वैल्यू होती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था। जैसे ये जो सवाल है, ये सवाल है जी ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तो इसमें थीटा जो है वो लाखों करोड़ों आएंगे। मैंने आपको बताया भी था, लाखों करोड़ों आएंगे मतलब सर कि साइन की वैल्यू कब हाफ होती है, तो आप बोलोगे सर साइन की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को लिखने का तरीका π/6, पाई माइनस π/6 5π/6, फिर आप बोल सकते हो 2π + π/6 13π/6। ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे हमारे पास में, है ना? बट आपसे पूछा गया साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो इसमें आपके पास में एक, ये आपके पास में वैल्यू डाली है आपने इसमें, और ये जो आपको देगा पूरा का पूरा यहां पर जो आने वाला है दैट इज एन एंगल। तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। साइन इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू क्या है सर? वो आंसर लिखा जाएगा जो इसकी रेंज में हो, साइन इनवर्स की रेंज में। तो π/2 से लेकर -π/2 में सिर्फ एक ही एंगल है जो कि रेंज में है। समझ में? एक ही एंगल है जो कि रेंज में है।
क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, एक ही एंगल आता है, एक ही आंसर आता है, एक ही आउटपुट आता है, कुछ भी बोल दो। पहला पॉइंट तो ये है, बहुत ही बेसिक सा, जो कि कल हमने डिस्कस किया था। सेकेंड पॉइंट इज, ध्यान से रेंज में देखिए प्लीज। रेंज में आपको कुछ सिमिलैरिटी और कॉमनैलिटी दिखेगी। कॉमनैलिटी क्या होती है सर? ये मैं कहा कॉमनैलिटी मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज आपको कुछ दिख रही होंगी। रेंज कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में गई ही नहीं। मैंने कहा क्वाड्रेंट जानते होगा, क्वाड्रेंट। यस सर। मैंने कहा क्वाड्रेंट जानते हो? क्वाड्रेंट आपने ऐसे देखे होंगे, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अब मैं यहां पर बना रहा हूं जी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 0 डिग्री या 0 रेडियन। सर यहां आ गया π/2, ठीक है, जिसको आप 90 डिग्री भी बोलते हो। फिर ये आ गया सर पाई, अगर आप ऐसे डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो, है ना। फिर ये आएगा सर 3π/2 और ये आ जाएगा 2π, है ना। ये तो हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो। अब अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो एंगल नेगेटिव होता है। 0 से शुरू किया, ये एंगल ट्रेवल किया हमने, ये आएगा -π/2। फिर ये एंगल आ जाएगा सर -π। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? फिर ये आ जाएगा सर -3π/2, ये -2π। आप ध्यान से देखेंगे तो ITF में इनकी डिमार्केशन एक एक ही चलती है। यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा -π/2, यहां पर आएगा सर पाई। समझ में आया? ये है सर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी फंक्शन की रेंज है ही नहीं। जो आपने ये प्रिंसिपल रेंज ली है ना, जैसे मैं बात करूं साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये सारे एक ही टीम से और इनकी रेंज लगभग -π/2 से π/2 होती है ना। ठीक है। और दूसरे अगर मैं तीनों बात करूं कौन से, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी रेंज होती है 0 से π। अब 0 से π कैसे यूज होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस एरो के कुछ मायने हैं, ठीक है। 0 से π तक ये ऐसे यूज होगा। और ये वाला कैसे यूज होगा सर? ध्यान सुनना, ये ऐसे यूज होता है π/2 और इधर जाता है -π/2। तो सर ये 6 के 6 फंक्शन लिख दिए, कोई भी बेचारा इस क्वाड्रेंट में तो पहुंचा ही नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोई पहुंचा ही नहीं। और ये एरो के भी मायने ध्यान रखना। मतलब सर जब इनकी बात आएगी, आप इनमें कोई भी इनपुट दोगे, समझना आराम आराम से, इसकी जो आउटपुट है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आने वाली है। पॉजिटिव एंगल आप बोल दीजिए। पॉजिटिव एंगल का मतलब कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज कर रहे हो। सर इनके अंदर सर दोनों टाइप के हो रहे हैं, पॉजिटिव एंगल्स भी हैं, नेगेटिव एंगल्स भी हैं। तो नेगेटिव एंगल जब ये देगा तो ये इस तरफ से आंसर उठाएगा। समझ पा रहे हो? अब मैं आपसे एक बात पूछूं सर, इस बात को पॉजिटिव नेगेटिव को अगर हम ध्यान से देखें तो आप इसको ऐसे समझो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूछा कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 की बात करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 पूछता हूं। फिर मैं आपसे टैन इनवर्स ऑफ √3 पूछता हूं, और वो भी माइनस का। फिर मैं आपसे चौथा ये वाला पूछता हूं कि सेक इनवर्स ऑफ -2, और पांचवा कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। ठीक है, ये सब बताना स्टार्ट कीजिए आराम आराम से, सोच सोच के। पहले वाले का आंसर बताओ, और रेंज आप सबको पता होनी चाहिए। ये जो रेंज है ये किस किस के लिए यूज होगी? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स के लिए। और ये वाली जो आपने ग्रीन कलर की एरो बनाई है सर, ये किसके लिए यूज होगी? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए। ठीक है, पहले वाले का आंसर बताइए। सोचने का तरीका जो लोग थोड़े से इसमें
कम प्रो है वो मेरे साथ साथ सोचें। पहले आप ये देखो कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती है। सर साइन की वैल्यू 1/√2 आती है एंगल π/4 पर। आपको वैल्यू चाहिए नेगेटिव। आपको कैसी वैल्यू चाहिए? नेगेटिव। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर आपको एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, आपको अगर एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो नेगेटिव साइन की कौन कौन से क्वाड्रेंट में आती है जी? नेगेटिव आती है सर एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में, है ना। साइन इसी में नेगेटिव होता है। मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में π/4 जोड़ दो तो पाई प्लस π/4, और मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 2π में से π/4 घटा दो। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये पूरा एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। ये बात समझ में आती है? सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्यों आएगा? जो लोग 3π/4 बोल रहे हैं बेटा थोड़ा तो सीखो। 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस π/4। ठीक है, 3π/4 ये होता है। पाई में से π/4 घटाओगे ये। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हमें माइनस चाहिए। अब आपने बोला सर ये फोर्थ क्यों होगा? मैंने कहा खुद सोच। साइन भैया दो क्वाड्रेंट से आंसर दे सकते थे, थर्ड और फोर्थ। थर्ड आपने उसकी रेंज से ही उड़ा दिया। थर्ड कहां पे उसकी रेंज में? थर्ड क्वाड्रेंट। तो सर इसका बचा कौन सा? सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाने के दो तरीके हैं। यहां पहुंचना है आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका ये है, दिस इज 2π माइनस π/4, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में इस लाइन पे पहुंचने का तरीका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि होता है माइनस π/4। आराम आराम से सोचिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, है ना। पहली चीज हमने डिटेल में सोचना स्टार्ट किया कि भाई साहब आंसर कहां कहां से आएगा, थर्ड और फोर्थ से। थर्ड पे काटा क्यों लगा दिया सर? क्योंकि थर्ड इसकी रेंज में होता ही नहीं है, थर्ड पे मारो गोली। बचा फोर्थ। फोर्थ में मैंने आपको दो रास्ते बताए, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। इन दोनों में से सिर्फ एक जवाब आएगा। सर ये रेंज से ही बाहर है। 7π/4 इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि ये एरो क्या बता रहा है कि अगर आप इनके केस में यहां खड़े हो तो आपको अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो इस डायरेक्शन में जाना है। ये डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों सर? फोर्थ में अगर हम ऐसे घूम के आएंगे तो क्या हो जाएगा? आप रेंज से बाहर चले जाओगे, आपका एंगल π/2 से बड़ा आएगा। ये जो एंगल आ रहा है दिस इज 7π/4, ये π/2 से बड़ा होता है जी। रेंज से बाहर नहीं जाना है बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली क्या आएगा? दैट इज माइनस π/4, है ना। अब इसमें एक बच्चा बोलता है सर मैं तो थोड़ा सा टेक्निकल चला गया। कैसे? अभी अभी आपने बताया कि साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है। मैंने कहा सत्य वचन, माइनस साइन को बाहर निकाल देगा। अरे मैंने कहा उड़ी बाबा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? π/4। तो π/4 के आगे माइनस साइन। मैं कहा ठीक है, तूने ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज की है, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मेरा काम था पूरा समझाना, तुझे समझा रहा हूं, ठीक है ना। अगले सवाल का जवाब फटाफट। पहले क्वाड्रेंट फिक्स कर दो प्लीज, पहले क्वाड्रेंट फिक्स कर दो। ऐसे सोचो वापस से, कॉस की वैल्यू निगेटिव कब आती है? कौन कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे काटा। बोले सर क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट किसी की भी रेंज में नहीं हो सकता। सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना है। किस डायरेक्शन में जाना है? ऐसे। सर सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे क्यों नहीं आ सकते? आप रेंज से बाहर चले जाओगे। तो अब की बार आपने पहले मन में सोचा एंगल जिस पे वैल्यू 1/√2 आती है π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका पाई माइनस π/4। tan इनवर्स ऑफ -√3। tan की वैल्यू नेगेटिव। कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सर tan की वैल्यू नेगेटिव सेकंड में और फोर्थ में। tan इनवर्स की रेंज में सेकंड क्वाड्रेंट होता ही नहीं है, तो जवाब फोर्थ में से आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप अगर जाना चाहते हो तो ऐसे घूम के आ जाए कि सीधा आ जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर अगर आप ऐसे घूम के आओगे तो एंगल जो है वो π/2 से बड़ा हो जाएगा। काटा, यहां से आइए प्लीज। ठीक है सर, सीधा आना है। अब वो एंगल सोच लो जिसपे वैल्यू √3 आती है, दैट इज 60 डिग्री π/3। तो π/3 का बिल्कुल नेगेटिव कर दो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, दैट इज माइनस π/3। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक लास्ट, बस दो लास्ट और है, जल्दी से सोचो। सेक इनवर्स ऑफ -2। सेक की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, आराम से सोचते हैं।
सेक की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव आती है सर? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड क्वाड्रेंट से एंगल मत बताना क्योंकि वो किसी की भी रेंज में नहीं है। सेकंड, मैंने कहा ठीक है भाई, सेकंड में ऐसे आना है कि ऐसे आना है? सर ऐसे आओगे तो आप रेंज से बाहर चले जाओगे, ऐसे आना है और ये एरो बता भी रहा है कि सेकंड में जाना है तो ऐसे जाना है। ठीक है, ठीक है। अब हमने सोचा कि वैल्यू चाहिए हमें 2, तो सेक की वैल्यू आ रही है सर 2, पहले 2 सोचो, मतलब कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। कॉस की वैल्यू हाफ होती है सर 60 डिग्री पर π/3, तो एंगल हमें π/3 मिल गया। हमें इसको लेके जाना है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को ले जाना हो तो पाई में से घटा दीजिए, 2π/3 इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल लेयर्स में मैं आपको सोच के दिखा रहा हूं, ऐसे ही सोचना है बेटा। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी प्रो हो जाएंगे। अगले वाला, कॉट इनवर्स की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मतलब कॉट की वैल्यू नेगेटिव कब कब होती है? कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है सर सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो सर उसमें सेकंड क्वाड्रेंट ही आता है, फोर्थ तो आता ही नहीं बेचारा। फोर्थ में मारो काटा। अब हमें जा रहा है जी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता यही है। अब पहले वो एंगल सोच लो जिसपे 1/√3 वैल्यू आती है। tan की वैल्यू 1/√3 मतलब कॉट की वैल्यू √3, सॉरी कॉट की वैल्यू 1/√3 मतलब tan की वैल्यू √3, 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो सर π/3। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, तो पाई में से घटा दीजिए। इसका आंसर भी 2π/3। समझे? तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें प्रो होना चाहते हैं। मैं जितने करवा सकता हूं, टाइम मुझे जितना अलाउ कर रहा है, मैंने 5 करवाए। आपको लग रहा है कि मुझे सोचने में दिक्कत हो रही है, 25 करो। लिख लो ना रैंडमली कुछ भी ले। इसमें क्या है? साइन इनवर्स ऑफ सर 1/√2, अंदर वो वाली वैल्यू जो तुम्हें पता हो। सर कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। लिखता जा लिखता जा लिखता जा, कब तक गलत जवाब आएगा भाई? कम से कम एक ट्रैक तो पकड़ेंगे कि सोचना क्या है। तो टाइम मुझे 5 के ही अलाउ कर रहा है, मैंने 5 डिटेल में समझा दिए। तू 5 की जगह 20 और कर। tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1, cot इनवर्स -1, sec इनवर्स 2/√3, कुछ भी लिखो। ये 25-30 इनके एंगल लिखिए प्लीज। सोच सोच के ये पूरा पैरामीटर बना बनाकर ये बात दिमाग में घुस जाएगी और कोई नहीं निकाल पाएगा। प्रैक्टिस पार्ट इज योर्स, समझे? तो बस एक छोटी सी बात जिसके लिए मैंने ये पूरा लिखा, बस वो बता रहा हूं। डोमेन के साथ साथ ध्यान रखेंगे रेंज, तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा स्ट्रेंज, क्योंकि सारा मुद्दा ही बेटा रेंज का है। समझ में आया? सारा मुद्दा ही किसका है? रेंज का है, कि किस तरफ से आप घूम के आ रहे हो। बस ये आपको सारा खेल ये समझना है। ये समझ के खत्म। सोच सोच के, सोच सोच के। ठीक है, किसी भी आईटीएफ की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं होती। वैल्यू का मतलब है रेंज, और ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें से किसी में भी थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आ रहा। और मैंने यूज ऑफ क्वाड्रेंट आपको बता दिया है, किस डायरेक्शन में क्वाड्रेंट यूज होता है वो भी बता दिया है। ठीक है जी, किस डायरेक्शन में क्वाड्रेंट यूज होगा वो भी आपको बता दिया है। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। बन गई बात। चलिए, हाँ हाँ हाँ, प्रॉमिस तो देखो प्रॉमिस ही होता है यार। होमवर्क सर, ये डोमेन वोमेन फिर आ गए। सर चीटिंग करते हो आप। आपने बोला तो डोमेन वाले सवाल नहीं करवाएंगे फंक्शन। मैंने कहा क्यों भाई, ये कहां बोला? मैंने ये बोला था कि जहां पर फंक्शन आ जाए वो वाला पार्ट आप होल्ड कर लेना। हाँ, बाकी लोग नहीं होल्ड करेंगे भैया। हाँ, और इसका जवाब खुद ही निकाल के लाना। तुमने इतना सपोर्ट किया है, तुम जब भी कहता हूं मैं एक्सटेंड करने वाला हूं तो तुम फटाफट एक्सटेंशन के लिए अलाउ कर देते हो। एंड मिरेकल। ठीक है, यस, यही बोला था शायद मेरे को। 7:10 पे स्टार्ट की थी और मैंने 5-10 मिनट का तो ग्रेस तुमसे मांग ही रखा है। उतना तो तुम ऐसे दे दिया करो दान में, बोले बिना मांगे ही सर। ठीक है, ये सब आपके ग्राफ्स के क्वेश्चंस हैं। अब मैंने इन सब के ग्राफ के आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं। आप अपना ग्राफ को मैच करवाइए। अगर कोई चीज नहीं मैच कर रही तो बिल्कुल घबराना मत, आई विल डिस्कस दैट।
मैं वो बना के दिखा दूंगा, बट आप पहले इसको मैच करवाओ। ये बहुत खतरनाक ग्राफ है, एक बार जेई एडवांस में यूज हुआ था, फिर जेई मेंस में यूज हुआ। कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, रेंज वेंज, पता नहीं क्या क्या देख लेंगे। और कुछ जितना आपने अभी ग्राफ पढ़ा और जितना आपने अभी टॉपिक पढ़ा है कैलकुलस का, उसके यूजेस ऑफ ग्राफ, ये सारे के सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आप इनको ग्राफिकली अप्रोच करोगे तो बहुत सस्ता महसूस करोगे। एंड दीज आर ऑल द डिब्बीज ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। आईटीएफ का कुछ नहीं है जी, ठीक है। लो, तुम्हारे माथे से आज और शिकस्त हटा देते हैं। होमवर्क क्या है सर? होमवर्क है चिल। क्या है? बहुत पढ़ लिया, कभी कभी चिल भी करना चाहिए, ठीक है। रिलैक्स एंड एंजॉय, कोई होमवर्क नहीं है। बस हाँ, वही सवाल दिए, 3 डिब्बी मान लो, बस 3 डिब्बी। सेंचुरी, हाँ तुमने ये तो मैंने अब देखा है। सर आप रहने दो, हम सब जानते हैं। ऐसे ही नहीं, किसी सवाल के 2 नंबर एक साथ लिखे गए थे, 96 96। हाँ, तो भाई साहब 100 सवाल एक्स्ट्रा करवा दिए हैं किताबों कॉपी को छोड़कर, ठीक है, ठीक है। चलिए, होमवर्क इज रिलैक्स एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच। वैसे तो मैंने आपसे एक कहानी का भी प्रॉमिस कर रखा है, स्टोरी का भी, वो भी सुनाऊंगा, बट अभी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 7 बजे से आपकी फिजिक्स क्लास है, तो मैं स्टोरी तेज तेज सुनाऊंगा, मजा नहीं आएगा। स्टोरी सुनेंगे अपने सेकंड क्लास जब अपनी होगी तब, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, आपकी अगली कक्षा 7 बजे से है, ठीक है। हाँ, स्टोरी का प्रॉमिस मेरे दिमाग में और दिल में है भाई, सुनाऊंगा, बट अभी मजा नहीं आएगा ना, मजा आना चाहिए ना। कुछ ऐसी बातें बोले सर, थोड़ा रिलैक्स तो हो मामला, यहां से बोझ तो कम हो। अभी आप तेजी तेजी में सुनाओगे, कुछ लोग लिखने लगे जान दो जान दो जान दो, फिर लिखने लगोगे टाइम अप टाइम अप टाइम अप, फिर लिखने लगोगे फिजिक्स की क्लास, मजा नहीं आएगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।